अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से मिलता जुलता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो हमारा फिजिकल लेक्चर था उसमें हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ा था, प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, प्रोसेस और थ्रेड्स में फ़र्क क्या है, फिर थ्रेड्स क्यों बनाए गए, थ्रेड्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर हमारे लिए इकोनॉमिकली थ्रेड्स किस तरह से एडवांटेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह देते हैं कि थ्रेड्स जो हैं वो कम मेमोरी लेते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सो उन्हीं थ्रेड्स को लेके आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो यूनिक्स लिनक्स से रिलेटेड हैं। सो मैं वो चीज़ें आपको स्किप करवा दूंगा, क्योंकि हम उनको फिर इस तरह से ऑनलाइन में वो नहीं फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं सारी एक्सपेरिमेंट वाली, मतलब जो हम प्रॉपर कर सकें वहाँ पे। तो हम इनको स्किप कर देंगे। जो हमारे पास नॉलेजेबल चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको लेके चलेंगे। सो कुछ पीछे वाले लेक्चर्स थे जो प्योर कोडिंग पे थे, या प्रोसेस किस तरह क्रिएट करते हैं यूनिक्स लिनक्स में कमांड्स के थ्रू, तो वो मैंने स्किप करवा दिया। ठीक है। सो आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एफजी कमांड ये हम छोड़ देंगे, बीजी कमांड छोड़ देंगे, जॉब्स कमांड छोड़ देंगे। हम सस्पेंडिंग प्रोसेस, सैम्पल सेशन, टर्मिनेटिंग करंट प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे नहीं हैं। हम आगे पढ़ेंगे थ्रेड कॉन्सेप्ट। तो ये देखें, ये थ्रेड कॉन्सेप्ट जो था, ये सारा ये पिछला लेक्चर है जो हमने इसको पढ़ लिया था। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, हमने देखा था थ्रेड्स जो हैं वो आपस से सिमिलर किस तरह हैं, डिफरेंट किस तरह से हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग कैसे होता है इनमें, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है, इकोनॉमिकली एडवांटेजेस क्या हैं इसके। ठीक है, परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ जाती है इनकी, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। थ्रेड हमने देख लिया था, थ्रेड कंसेप्ट पढ़ लिया। सॉरी, वही मैंने ओपन कर लिया। सीपीयू स्केजुलिंग क्या है। ठीक है, स्केजुलिंग होती क्या है, स्केजुलिंग हम किस तरह से यूज़ करते हैं सीपीयू में, किस तरह से होती है। अच्छा जी, स्केजुलिंग प्रोसेस इन्होंने पहले तो बताया कहाँ पे होता है स्केजुलिंग प्रोसेस, इन द रेडी क्यू। ये किस तरह से होता है। फिर शॉर्ट टर्म स्केजुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केजुलर्स किस क्या क्या हैं, ये मैंने आपको ऐसे पढ़ा भी दिया था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स देख लेंगे क्या हैं। हम देख लेते हैं कि प्रोसेस की लाइफ क्या होती है। प्रोसेस की लाइफ क्या है कि वो लोड हुआ, स्टोर, ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल, हमने फाइल एक रीड की, उसमें से ये लोड हो गया। ठीक है, तो उस वक्त इसको क्या चाहिए था, सीपीयू बर्स्ट। बर्स्ट कहते हैं टाइम को, वो मिनिमम टाइम जो एक प्रोसेस को चाहिए होता है सीपीयू का या आईओ का। उसके बाद वो किसका वेट कर रहा है, आईओ का। ठीक है, किसी ना किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसका अपना हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। जो उसको मिल गया, उसके बाद वो क्या करता है, स्टोर, इंक्रीमेंट, इंडेक्स, राइट टू फाइल। अब उसने क्या किया, जो चीज़ें उसने एग्जीक्यूट की थी वो किस में सेव कर दी, फाइल में राइट कर दी। उसके लिए उसको किसका टाइम चाहिए था, सीपीयू का। दोबारा उसने आईओ का वेट किया, जब उसे आईओ मिला उसने दोबारा, अब सीपीयू ने क्या किया है, अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि एक प्रोसेस लोड हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, और उसका दोबारा से उसको उसका जो रिजल्ट था वो सेव कर दिया गया। फिर अगला प्रोसेस लोड हुआ, फिर वो उसने आईओ, जो उसने काम करना था वो किया। ठीक है, वो चीज़ें स्टोर करवाई। ठीक है, आईओ के थ्रू उसको एंड किया, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस, ये इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। ये एक प्रोसेस की लाइफ है। सो ये चीज़ें हैं, ये क्या दिखाया है, स्टोरेज हिस्टोग्राम ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम्स, मतलब किस किस टाइम सीपीयू क्या क्या उसका बर्स्ट कितना था। ठीक है, कहाँ पे उसने यूज़ किया। ठीक है, ये एक बर्स्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको एक बर्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, सीपीयू स्केड्यूलर क्या है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, सेलेक्ट्स ए प्रोसेस फ्रॉम अमंग द प्रोसेस इन द रेडी क्यू। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेडी क्यू में
फर्दर जो हमारे पास स्केजुलर पड़े हुए हैं, सीपीयू स्केजुलर को हम शॉर्ट टर्म स्केजुलर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है कि जो रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस पड़े हैं उसमें से किस प्रोसेस को सीपीयू में लेके जाना है और किस प्रोसेस को सीपीयू में से हमने वो करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। सो इन्वोक्स द डिस्पैचर टू हैव द सीपीयू एलोकेटेड द सिलेक्टेड प्रोसेस। अब ये करता किसके थ्रू है स्केजुलर? डिस्पैचर के थ्रू। डिस्पैचर करता क्या है, जो पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रोक के तो सीपीयू को बता देता है कि भाई आपने अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। सो ये सीपीयू स्केजुलर करता है। उसके बाद डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर गिव कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है कि वो सीपीयू का जो कंट्रोल है वो किस प्रोसेस को दे देता है जिसको सिलेक्ट किया है शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने स्केजुलिंग में, ठीक है। सो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब वो स्केजुलर अपना काम करता है? स्विचिंग कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक के दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है तो हम करते क्या हैं, जो प्रोसेस जितना एग्जीक्यूट हो चुका होता है उसकी स्टेट को सेव करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको वहाँ पे सस्पेंड करते हैं, ठीक है, और फिर अगले प्रोसेस को ला के उसकी उसकी भी अगर पहले से स्टेट सेव है तो वहाँ से उसका एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्विचिंग टू यूजर मोड, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग किस में होती है? सिस्टम मोड में। सिस्टम मोड और यूजर मोड आपको याद होगा। तो अब जब सिस्टम मोड में कंटेक्स्ट स्विचिंग में सारा कुछ हो गया तो अब मोड किस में हमने कन्वर्ट करना है? यूजर मोड में, क्योंकि यूजर का प्रोग्राम रन होना है तो उसको यूजर मोड में कन्वर्ट कर दिएगा। उसके बाद जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू स्टार्ट। मतलब क्या है कि अगर जो प्रोग्राम जो अब हमने स्टार्ट करना है ये पहले से भी चल रहा था लेकिन बीच में इसकी भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई थी, मतलब बीच में इसको भी सस्पेंड किया गया था, तो ये कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा? जहाँ से ये स्टॉप हुआ था। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि हम जब वो कर लेते हैं अपना कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पे प्रॉपर लोकेशन पे वो जो फाइल है जिसको एग्जीक्यूट करना है उसमें प्रॉपर लोकेशन पे जाएगा जहाँ से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। और रीस्टार्ट का मतलब है कि शुरू से अगर स्टार्ट करनी है। सो डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच लेटेंसी का क्या मतलब? लेटेंसी होता है देर होना, ठीक है, या टाइम। तो लेटेंसी क्या है? टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एन अदर रनिंग। मतलब वो टाइम डिस्पैचर जो लेता है एक प्रोसेस को रोकने के लिए और उसी की जगह दूसरे प्रोसेस को दोबारा चलाने के लिए, ठीक है। टिपिकली अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, मतलब इसमें ज़्यादातर हमारे पास माइक्रो कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। ओके जी, सीपीयू स्केजुलर। सीपीयू स्केजुलर जो हमने अभी पढ़ा शॉर्ट टर्म स्केजुलर। सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजंस में टेक प्लेस व्हेन ए प्रोसेस। मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो सीपीयू स्केजुलर है वो कब काम करता है या वो डिसीजन कब लेता है। तो उन्होंने कहा कि डिसीजन किस किस बेस पे वो ले सकता है, ठीक है जी। स्विचिंग स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। मतलब जब हमने एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में कन्वर्ट करना है तब भी सीपीयू स्केजुलर यूज होता है। उसके अलावा स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। मतलब अगर एक को हमने रनिंग से रेडी स्टेट में लेके आना है, देखें वेटिंग और रेडी स्टेट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर रनिंग से वेटिंग में लाना है तब भी सीपीयू स्केजुलर काम करेगा, अगर रनिंग से रेडी में लाना है तब भी हमारा सीपीयू स्केजुलर काम करेगा। स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, ठीक है, मतलब अगर वेटिंग में है एक प्रोसेस, उसको एक चीज़ मिल गई है और अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है तो वो किस में चला जाएगा? रेडी क्यू में। अब ये जो वेटिंग क्यू है उसमें से जब रेडी क्यू में प्रोसेस को लेके जाना है तो वो भी कौन लेके जाएगा? सीपीयू स्केजुलर। और लास्ट में अगर हमने किसी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, मतलब बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है, ना वो रेडी में जाएगा ना वो वेटिंग में जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर टर्मिनेट होगा, उसके लिए भी वो काम भी कौन करता है? सीपीयू स्केजुलर। सो स्केजुलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉन प्री एम्प्टिव। अब प्री एम्प्टिव किसे कहते हैं? पहले हम प्री एम्प्टिव में आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक। हमने क्या देखा कि 1 और 4 जो है वो नॉन प्री एम्प्टिव है। प्री एम्प्टिव क्या होता है और नॉन प्री एम्प्टिव क्या होता है? प्री एम्प्टिव वो चीज़ें होती हैं जिनको हम इंटरप्ट कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको हम इंटरप्ट कर सकें, ठीक है। और नॉन प्री एम्प्टिव क्या है?
कि जिनको हम खुद से छेड़ नहीं सकते, ठीक है, वो खुद ब खुद एक सिस्टम के तहत चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उनको हम बीच में रोक नहीं सकते, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव उसने किस किस को कहा है, वन और फोर्थ को। तो देख लेते हैं वन क्या है, स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। एक जो प्रोसेस है उसको रनिंग से वेटिंग में लेके आना, ये हम खुद से नहीं कर सकते, ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करेगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। और लास्ट में जो टर्मिनेट है उसको भी हम खुद नहीं कर सकते, वो खुद ही करेगा। बाकी सारी क्या है स्केजुलिंग, वो प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, हम उनको खुद से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, या जो ये चीज़ मतलब स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी, रेडी से रनिंग में, या वेटिंग से रेडी में, ये हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है, या इनको ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। सो स्केजुलिंग क्राइटेरिया क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब कि किस किस चीज़ की स्केजुलिंग करनी है, ठीक है। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, मतलब स्केजुलिंग से हमें चाहिए क्या, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल में बताया था कि स्केजुलिंग से फ़ायदा ये होता है कि किसी भी टाइम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री नहीं रहता, ठीक है, वो बिजी रहता है हर वक्त, क्योंकि हम बार बार स्केड्यूल करते रहते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्रोसेस है और उसको चाहिए, वो प्रोसेस सीपीयू में है, ठीक है, और उसको फर्दर रन होने के लिए एक आईओ चाहिए, लेकिन वो आईओ अभी बिजी है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा, सीपीयू को भी फारिग रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो वेटिंग में है, सीपीयू भी वेटिंग में रहेगा। तो वहां पे हमारी स्केजुलिंग काम आती है। स्केजुलिंग क्या करती है, उस प्रोसेस को वेटिंग में डाल देती है, ठीक है, और अगला प्रोसेस उठा के प्रोसेसर को पकड़ा देती है सीपीयू को, सीपीयू अगले प्रोसेस को उस वक्त रन करना शुरू कर देता है, वो वेला नहीं रहता, ठीक है, वो फारिग नहीं रहता। तो नेक्स्ट क्या है, थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। मतलब क्या है कि वो प्रोसेसेस जो एक टाइम यूनिट में वो हों, कंप्लीट हों। तो क्योंकि सारे प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, तो प्रोसेसेस सारे के सारे जल्दी एक टाइम पे हमारे प्रोसेस ज़्यादा कंप्लीट होते हैं। अगर हम ऐसा करें कि पहले एक प्रोसेस को टाइम दे दें सीपीयू का, जब वो एंड हो तब बाकी प्रोसेसेस को टाइम मिले, तो ऐसा हो सकता है कि जो पहला प्रोसेस आया वो बहुत ज़्यादा टाइम ले, तो जो बाकी प्रोसेस हैं जो छोटे छोटे हैं, हालांकि उन्होंने बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे क्योंकि जो पहला प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम ले रहा है। तो इसलिए ये जो स्केजुलिंग है, इससे होता क्या है कि लॉन्ग वाले प्रोसेस को भी टाइम मिलता रहता है और शॉर्ट वालों को भी, और शॉर्ट वाले जिनको कम टाइम चाहिए वो भी थोड़े से टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास एग्जीक्यूशन चल रही होती है। सो ये थ्रूपुट है, मतलब एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे हों। उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर प्रोसेस, कि एक टाइम, कम से कम टाइम जिसमें एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, तो ये टर्न अराउंड टाइम होता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, थ्रूपुट को याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें हमें हासिल करने के लिए हम स्केजुलिंग इस तरह से करते हैं कि हमें ये तीनों चीज़ें सक्सेसफुली अचीव हों। तो उसके बाद क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में क्या आ जाता है, अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। क्या मतलब है कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे प्रोसेस आई जा रहे हैं, वो हुई जा रहे हैं, एग्जीक्यूट हुए जा रहे हैं, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा कि उसकी बारी आ जाए। अब हम कहते हैं कि रेडी क्यू में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको जल्दी टाइम मिल जाता है, बाकी जो हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें कि एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी इतनी नहीं है, वो पड़ा है और बाकी प्रायोरिटी वाले हुए जा रहे हैं, पूरा 6-7 घंटे आपका सीपीयू चला है और वो बेचारा जो प्रोसेस था जिसकी प्रायोरिटी नहीं है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे हमारे मुआशरे में जो गरीब है वो बेचारा लाइन में लगा रहता है, बाकी जो आने वाले हैं वो लाइन तोड़ के, जिनके पास अथॉरिटी होती है वो आगे काम करवाते रहते हैं, गरीब बेचारा शाम को खाली हाथ वो वापस चला जाता है, उसको चीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पे भी ये स्केजुलिंग क्राइटेरिया में ये चीज़ देखी जाती है कि इसको कैसे हैंडल करना है, कि एक प्रोसेस बेचारा आए और वो वेट ही ना करता रहे, ठीक है। तो स्केजुलिंग जब हम कर रहे होते हैं, किसी भी स्केजुलिंग का एल्गोरिदम बना रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ ज़हन में रख के बनाते हैं कि वेटिंग टाइम क्या होगा, एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ेगा कि उसकी बारी आ जाए, उसको सीपीयू मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम।
रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी सीपीयू को कि मैंने एग्जीक्यूट होना है, तो कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिला है। ज़रूरी नहीं है कि उसने कहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें आउटपुट देना शुरू कर दे। मतलब ये है रिस्पॉन्स का क्या है कि उसको रेडी क्यू में जो है ना वो एंटर कर दिया जाए प्रोसेस को, ये भी रिस्पॉन्स है। या ये भी रिस्पॉन्स है कि उसको आयो चाहिए थी तो उसने आयो के लिए रिक्वेस्ट की, तो कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिल गया कि तुम्हें आयो मिल जाएगी। मतलब ये नहीं कि उसको असल में आयो मिल भी गई है, मतलब उसको रिस्पॉन्स कितनी जल्दी मिलता है कि तुम्हें मिल जाएगी या नहीं मिलेगी या क्या चीज़। ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब स्केजुलिंग जब हम एल्गोरिदम बना रहे होते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन किस किस चीज़ की देखते हैं कि किस किस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन हमें चाहिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें मैक्सिमाइज चाहिए, थ्रूपुट हमें मैक्सिमाइज चाहिए। थ्रूपुट क्या है फिर से देख लें कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। उसके बाद क्या है? मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम आपको याद होगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है? टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमें क्या चाहिए? मिनिमाइज चाहिए। उसके बाद वेटिंग टाइम भी मिनिमाइज चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम हो। ठीक है। सो FCFS स्केजुलिंग क्या है? ये सिंपल सी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। ये आज के लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं। जो बाकी स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो फर्दर फिर हम आने वाले लेक्चर्स में साथ साथ पढ़ लेंगे। सो FCFS स्केजुलिंग क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग। जो प्रोसेस पहले आया है उसको पहले टाइम दिया जाएगा सीपीयू का। कैसे? द प्रोसेस दैट एंटर्स रेडी क्यू फर्स्ट इज स्केड्यूल्ड फर्स्ट। मतलब जो पहले आया उसको पहले चीज मिल जाएगी, जैसे लाइन वाला हिसाब होता है हमारा। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, मतलब उसे कितना टाइम चाहिए प्रोसेसर का, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पहले आ गया तो उसको पहले ही मिलेगा टाइम। ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। प्रोसेस क्या है? P1, उसे बस टाइम कितना चाहिए? 24। मतलब लेट्स सी बस टाइम को आप सेकंड कह लें, इसको 24 सेकंड चाहिए। तो 24 सेकंड सिर्फ ये ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P2 आया, उसको 3 चाहिए, P3 को 3 चाहिए। तो चाहिए इसको यही ना कि जो छोटे वाले हैं वो पहले हो जाएं, क्यों लॉन्ग वाला है वो बाद में हो जाए। लेकिन इसमें क्योंकि FCFS है तो जो फर्स्ट कम है वो फर्स्ट सर्व ही होगा। ओके। फॉर दैट प्रोसेस अराइव इनटू सिस्टम इन ऑर्डर P1 P2 P3। ठीक है। प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर P1 P2 P3। द गैंट चार्ट फॉर द स्केड्यूल इज। अब गैंट चार्ट क्या होता है? वो चार्ट जिसमें हम प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन शो करते हैं उनके यूनिट, उनके बस्ट टाइम के हिसाब से। देखें गैंट चार्ट क्या होता है। जो प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होता है हमारा गैंट चार्ट, वो कहाँ तक जाता है? जहाँ तक सब प्रोसेसेस के बस्ट पूरे नहीं हो जाते। जैसे कि जीरो से स्टार्ट हुआ, P1 को कितना सीपीयू बस्ट चाहिए था? 24। तो ये जीरो से 24 तक कौन सा प्रोसेस चला? P1। उसके बाद 24 के बाद P2 चला। अब P2 को कितने बस चाहिए थे? 3। तो हमने 24 में कितने ऐड किए? 3। तो यहाँ तक आपके पास गैंट चार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अब P3 को भी 3 चाहिए थे तो 27 में ऐड क्या किया? 3। तो ये क्या बन गया? 30। सो इसमें हम क्या निकालते हैं? वेटिंग टाइम भी निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालते हैं। ठीक है। सो वेटिंग टाइम क्या होता है कि कितना टाइम एक प्रोसेस ने वेट किया है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। तो आगे भी हमारे पास जो स्केजुलिंग्स चलेंगी उसमें भी हम वेटिंग टाइम को कंसीडर करेंगे कि वेटिंग टाइम होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है। ठीक है। सो देख लेते हैं। हमारे पास क्या था? P1 आते ही उसको सीपीयू मिल गया तो उसका वेटिंग टाइम क्या है? 0। उसको वेट करना ही नहीं पड़ा। P2, P2 कितने टाइम बाद P2 को टाइम मिला? 24 बर्स्ट के बाद। ठीक है। तो उसका जो हमारे पास वेटिंग टाइम होगा क्या, वो क्या होगा? 24। अब P3 को कब टाइम मिला? 27 पे। क्यों? अब 0 से 24, 24 प्लस P2 का भी जो टाइम, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो P3 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 27। ये देखें। अब एवरेज वेटिंग टाइम जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन सब के जो वेटिंग टाइम है उनको सम करके जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उन पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम। सपोज दैट द प्रोसेस अराइव्स इन ऑर्डर P2 P3 P1। अब अगर पहले P2 आया, फिर P3 आया, फिर P1 आया तो देखें सब कुछ चेंज हो जाएगा। P2 0 से 3 तक चला क्योंकि इसको 3 बस चाहिए थे सीपीयू।
फिर P3 कितने से चला, 3 से 6, 3 में हमने 3 प्लस किए क्योंकि इसको 3 बस चाहिए थे, तो 6 तक चला। उसके बाद 6 से कौन स्टार्ट हुआ, P1, तो P1 का हमने क्या निकाला, जब गैंट चार्ट बनाया तो वो कहाँ तक चला गया, 30, क्यों, इसको चाहिए था 24, तो हमने 6 में ऐड किया 24, तो वो कितना बन गया, 30। सो वेटिंग टाइम डिपेंड करता है उसके अराइवल ऑर्डर पे, ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस किस ऑर्डर में आए हैं, उस बेस पे हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम डिफरेंट होता है। जैसे कि अब P1 जो है उसका वेटिंग टाइम कितना निकलेगा, 6, क्योंकि वो स्टार्ट 6 पे हुआ है, उसको सीपीयू कब मिला है, 6 पे, ठीक है। P2 का क्या होगा, P2 स्टार्ट में शुरू हो गया था तो उसका 0 है, P3 का क्या है, वो 3 पे स्टार्ट हुआ था तो 3 है। सो ये एवरेज टाइम इस तरह से निकाल देते हैं। कॉन्वे इफेक्ट शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट क्या है कि जब हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस से पीछे शॉर्ट प्रोसेस हो, मतलब लॉन्ग प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो बेचारे छोटे छोटे जो प्रोसेसेस हैं जिन्होंने जल्दी एग्जीक्यूट हो जाना उनको टाइम ही नहीं मिलता। जब लॉन्ग प्रोसेस इतना टाइम लगा के एग्जीक्यूट होता है तो वो उनको फिर टाइम जाग मिलता है, हालांकि उन्होंने बहुत छोटे टाइम में एग्जीक्यूट हो जाना होता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्वे इफेक्ट, ठीक है जी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाई हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, उसके बारे में इसी लेक्चर के बारे में भी हम नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारा लेक्चर, उसमें क्विज भी हो जाएगा इसी लेक्चर में से, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ऑनलाइन क्विज होगा, उसका शॉर्ट टाइम होगा, तो आपने उसके लिए रेडी रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।